हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ये ऑन डिमांड वीडियो की सीरीज में आज जो आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th के लिए हिस्ट्री का टॉपिक। अगर आपने किया है 1857 का रिवोल्ट, तो उसको लेकर क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि रिबल एंड द राज की एक अलग से वीडियो दे चुका हूँ जिसमें आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दूंगा ये भी डिफरेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली इसी टॉपिक को लेकर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या है। 1850 जो रिलीजियस एक डिसेबिलिटीज एक्ट था वो एक्चुअल में था क्या, क्योंकि देखो आपका जो एग्जामिनर है वो उस दिन आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो 1850 में यानी 1850 का जो रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट था वो था क्या। तो दिस एक्ट पास्ड बाय डलहौजी मेड चेंजेस इन हिंदू इनहेरिटेंस लॉ बाय अलाउइंग कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट देयर शेयर ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एक्चुअल में उसका मेन मोटिव क्या था, जो लॉर्ड डलहौजी है उन्होंने इस एक्ट को बनाया था और ये एक्चुअल में हिंदू इनहेरिटेंस जो लॉ है, जैसे सपोज पेरेंट्स की प्रॉपर्टी उनके आगे बच्चों को मिलती थी और अगर वो कन्वर्ट कर लेते थे क्रिश्चियनिटी में तो उनको जो शेयर है वो मिल जाता था। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी ने अपना धर्म भी चेंज कर लिया है तो तब भी उसको इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि उसके दोनों काम हो गए, एक तो उन्होंने हिंदू धर्म से क्रिश्चियनिटी की तरफ ले गए लोगों को, और दूसरा उनको ये लालच दे दिया भी तुम अगर धर्म भी अपना चेंज कर लेती हो तो तुम्हें अपना प्रॉपर्टी इंसेस्ट्रल मिल जाएगी। ऐसी जो बट्टा बट्टा क्या था, तो एक्स्ट्रा अलोवेंस था। ये एक्स्ट्रा अलोवेंस गिवन टू द इंडियन सोल्जर्स व्हेन दे एंगेज्ड इन बैटल अगेंस्ट अ हॉस्टाइल स्टेट। यानी जब किसी ऐसी सिचुएशन में जब ब्रिटिश को लगता था कि इंडियन सोल्जर्स की ज़रूरत है और उन्होंने वहाँ साथ दिया तो उनको एक्स्ट्रा अलोवेंस दिया, एक भत्ता दे दिया जाता था, वैसे भत्ता बोलते हैं इसको। तो बेल ऑफ आर्म्स क्या है, एक स्टोर रूम था इन विच वेपन्स आर केप्ट। यानी बेल ऑफ आर्म्स एक स्टोर रूम था जहां पर हथियार वगैरह रखे जाते थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स यानी लेप्स की नीति या लेप्स का सिद्धांत क्या था, तो द पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौसी वेयर बाय एनी प्रोटेक्टेड स्टेट हुज रूलर डाइड विदाउट ए नेचुरल एयर वुड बी एनेक्स। तो उसकी जो कहने का मतलब क्या है कि इसके तहत अगर किसी स्टेट में किसी राजा की डेथ हो गई है, उसका कोई आगे वारिस नहीं है, उसको आगे संभालने वाला नहीं है, तो वो जो है ऑटोमेटिकली ये अपने आप में मिला लेते थे, ब्रिटिश अपने राज्य में उसको मिला लेते थे। फिरंगी एक ऐसा टर्म था जो पर्शियन ओरिजिन यानी पर्शियन ओरिजिन से है, पर्शियन लैंग्वेज का टर्म है, और फिरंगी जिसका मतलब है फॉरनर्स। जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट, ये क्या था जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट, तो ये 1856 में पास हुआ था बाय लॉर्ड कैनिंग, अकॉर्डिंग टू विच एन इंडियन सोल्जर कुड बी आस्क्ड टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड वंस ही जॉइंड द ब्रिटिश आर्मी। अगर उसने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया तो उसको या तो इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं पर भी भेजा जा सकता था। म्यूटिनी, कलेक्टिव डिसोबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विद इन द आर्म्ड फोर्सेस, और ये जो और इसके अलावा जो है रेजिडेंट, एक रिवोल्ट, एक सब्सिडारी अलायंस सिस्टम, ये कुछ एक ऐसे जो हैं बातें हैं। जैसे रीजन की बात करें तो आपको पता ही होगा, ए रिप्रेजेंटेटिव होता है गवर्नर जनरल एट द कोर्ट ऑफ एन इंडियन स्टेट, उसको रेजिडेंट बोलते थे। रिवोल्ट, अपराइजिंग ऑफ पीपल अगेंस्ट एनी अथॉरिटी। अब आपने देखा कि ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं, तो एक सब्सिडारी अलायंस सिस्टम था, एक रिवोल्ट था, अपराइजिंग ऑफ पीपल अगेंस्ट एनी अथॉरिटी है। सब्सिडारी अलायंस सिस्टम में क्या था, एक सिस्टम ऑफ अलायंसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेल्सली टू इंक्रीज ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन द इंडियन स्टेट्स विदाउट एक्चुअली एनेक्सिंग देम। उनको अनेक्स नहीं करते थे, लेकिन लॉर्ड वेल्सली ने ये चलाया था। आपसे डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है किसने चलाया था ये, ताकि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को, ब्रिटिश का जो प्रभाव बढ़ाया जा सके इंडियन स्टेट्स के ऊपर, और सब स्टेट्स वर्चुअली लॉस्ट द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, of maintaining diplomatic relations, of employing foreign experts and of settling disputes with their neighbors। और अपने neighbors के साथ भी किसी भी तरह के जो disputes वगैरह हैं वो थोड़ा सा इसको मेंटेन करना, यानी डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये सारे के सारे काम जो हैं ये इनकी इस सिद्धांत के तहत चल रहे थे। इसके अलावा ताल्लुकदार क्या होते हैं, रिच लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके लिए सब्सिडारी अलायंस इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेल्सली 1801 में। और जो कस्टम ऑफ सती है यानी सती प्रथा वॉज एबोलिश्ड बाय ब्रिटिश इन 1829। अवध का कब अनेक्सचर हुआ, यानी कब उसमें जो है अपने में मिला लिया गया, 1856 में। और क्या बहाना मारा गया कि यहाँ माल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि प्रशासन बिल्कुल ठप है। और रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ था 1857 का, तो 10 मई मेरठ से स्टार्ट हुआ था। अब कुछ ऐसे लोग हैं, अहमदुल्ला, ये कौन है, ये रेजिडेंट ऑफ मद्रास है, वो फैज़ाबाद में माइग्रेट कर जाता है 1857 में।
ए ट्रू पैट्रियोट है, देशभक्त है, वॉज ए कमांडर ऑफ द रिवोल्ट इन रोहिलाखंड, यानी रोहिलखंड में वो कमांडर था। एंड ही वॉज अल्टीमेटली बिट्रेड बाय जगन्नाथ सिंह, द ब्रदर ऑफ द किंग ऑफ पनवन, यानी पनवन के जो राजा का ब्रदर है उसने एक्चुअल में इसको धोखा दे दिया जगन्नाथ सिंह ने, तो उसकी वजह से जान गई। यानी गुनु ए ट्राइबल कल्टीवेटर है और सिंह बूम यानी छोटा नागपुर में और रिबल बन जाता है कोल ट्राइबल का। ये मैं आपको शॉर्ट में बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रहा हूँ। हजरत महल कौन थी? शी वॉज द बेगम ऑफ अवध हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू प्रोक्लेम हर सन बिरजिस कदर एज द नवाब ऑफ अवध। ऐसे कुंवर सिंह कौन थे? ही लेड द रिवोल्ट इन बिहार एंड डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी नियर आरा एंड ही डाइड ऑन 27 अप्रैल 1858। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? जो लास्ट गवर्नर जनरल है ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो थे लॉर्ड कैनिंग। और ही सक्सीडेड लॉर्ड डलहौजी, यानी उससे पहले वाला अगर आपसे पूछा जाए कि लॉर्ड कैनिंग से पहले कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे। एंड ड्यूरिंग हिज टेन्योर द रिवोल्ट ब्रोक आउट इन 1857। मंगल पांडे यानी वो सोल्जर, यंग सोल्जर जिसने यानी जिसको हैंग किया गया था, कहाँ पर? बैरकपुर में, क्योंकि उसने जो ग्रीस्ड वाले कार्ट्रिज हैं यानी जो गन के जो क्या वो होते हैं कार्ट्रिज, उसको यूज करने से मना कर दिया था। शाहमल एक जाट पीजेंट है एंड ही मोबिलाइज द विलेजर्स जो बरोट पनगना में है यूपी में अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ही वाज किल्ड इन बैटल इन जुलाई 1857। विलियम बेंटिक द गवर्नर जनरल हु एम्फेसाइज्ड ऑन द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, जिसका मेन फोकस क्या था? वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ाना। यूजिंग इंग्लिश एज द मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ही ऑल्सो पोज्ड अ लॉ मेकिंग सती इलीगल कर दिया उसने। सो व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट ब्रिटिश रेवेन्यू सेटलमेंट? क्या था फर्स्ट ब्रिटिश रेवेन्यू सेटलमेंट? तो समरी सेटलमेंट था 1856 का। इमीडिएट कोज क्या था रिवोल्ट का 1857 के? जो इमीडिएट कोज है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीस कार्ट्रिजेज हैं एंड दीज कार्ट्रिजेज वर टू बी यूज्ड विद द न्यू एनफील्ड राइफल्स, उसमें यूज की जाने वाले थे। और इस पे ऐसा माना जाता है कि काउज और पिग्स का फैट था एंड वन प्रोहिबिटेड फॉर द मुस्लिम एंड द अदर फॉर द हिंदू। तो ऑफकोर्स दोनों का ही अपोजिट हो गया और जो सिपोए हैं उन्होंने कार्ट्रिज को यूज करने से मना कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या था? 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। ये है हमारा इमीडिएट कोज जो रिवोल्ट के यानी विद्रोह के 1857 के। और सिपोई किस लिए अनहैप्पी थे ब्रिटिश से? एक तो उनको जो है लो सैलरी देते थे, प्रमोशन के चांसेस बहुत कम थे और उनको इन्फीरियर माना जाता था और ऑफन उनको गाली वगैरह दी जाती थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इन्फोर्स्ड इन इंडिया बाय लॉर्ड डलहौजी टू इनेबल हिम टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स को अपने आप में मिलाना। और इस पॉलिसी के तहत अगर किसी भारत के जो राजा की डेथ हो जाती थी तो बिना किसी उसके एयर के, अगर उसका उत्तराधिकारी नहीं था तो वो ब्रिटिश एनेक्स कर लेते थे। एंड द राइट ऑफ इंडियन किंग्स टू अडॉप्ट एनी एयर वाज नाउ डिनाइड। और इस पॉलिसी के तहत झांसी, सतारा, नागपुर ये सब के सब एनेक्स हुए थे। अभी किसने कहा था? द ब्रिटिश रूल कोलैप्स लाइक ए हाउस मेड ऑफ कार्ड्स। ये थे वन ब्रिटिश ऑफिसर। किसने लिखा था? जो नेटिव इन्फेंट्री दैट दे हैड acted for the fate and awaited the 48th orders, 7th Awadh irregular cavalry ने। और during the mutiny who had given the protection to Captain Hearsay of the Awadh military police, तो उनके जो इंडियन subordinates हैं। चार्ल्स बॉल कौन थे? who wrote one of the earliest histories of the uprising, ये वो थे। और कानपुर में who was given the leadership by the sepoys and the people of town, वो है नाना साहिब। कुंवर सिंह कौन थे? एक लोकल जमींदार थे इन आरा इन बिहार। तो विद दीज क्वेश्चंस आई स्टॉप द वीडियो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। और किसी भी तरह का कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। थैंक यू।